हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसकी। इस मॉडल टेस्ट पेपर के आधार पर आप लोगों को आपकी एनुअल एग्ज़ाम जो है 2025-26 उसमें पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी आपकी जो त्रैमासिक एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी जो सिलेबस है उसी के आधार पर आज आप लोगों को मैं कक्षा 10वीं हिंदी का ये टेस्ट पेपर बता रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं निर्देश के आधार पर आप लोगों को सारा काम कंप्लीट करना रहता है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आप लोगों की त्रैमासिक एग्ज़ाम वार्षिक एग्ज़ाम में। इसके अलावा एक और बात याद रखना सभी बच्चे कि 30 अंक के आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के तो 17 तक 2 अंक के आप लोगों के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो इसमें शब्द सीमा 30 शब्द हैं। शब्दों पर विशेष ध्यान रखना, शब्द सीमा पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपसे 30 शब्द का कहा है तो आप कम से कम 30-35 शब्द ही लिखें, ज़्यादा नहीं लिखें। अगर आप ज़्यादा लिखोगे, पूछे 30 है बता 60 दिए, तो ये गलत रहेगा, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर के 20 तक प्रत्येक 3 अंक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 75 शब्द में आप लोगों को ये लिखना रहता है। इसी प्रकार से 21 से 23 तक 4 अंक का रहता है, जिसमें 120 शब्द में ये लिखना रहता है। 6 से 23 तक सभी में आपको विकल्प दिए गए हैं, ये भी आप सभी को याद रखना है। अब आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात मैं बता देता हूँ। हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, ये ऐप आप लोगों को हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसके अलावा गूगल क्रोम पर भी आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हमारे ऐप पर क्लास 10th का संपूर्ण जो कोर्स है वो दिया गया है हिंदी सब्जेक्ट की। उसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ विथ टेस्ट पेपर विथ फुल सॉल्यूशन मिलने वाली है, तो आप ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये मॉडल टेस्ट पेपर विथ फुल सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कि आप लोगों को 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं, जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए में इस प्रकार है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। देखो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो रीतिकाल है इसको उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उत्तर मध्यकाल बोला जाता है। और ये हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन करा था 4 भागों में, उसमें से ये तीसरा काल है और उसके बाद नंबर 4 वाला आधुनिक काल होता है। आप सबकी जानकारी के लिए एक बात मैं बता देता हूँ, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन करते हैं ना, उसमें सबसे पहला काल तो होता है आदिकाल, ठीक है। आदिकाल के बाद में दूसरा जो काल होता है वो होता है भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद में जो तीसरा काल होता है उसको बोला जाता है रीतिकाल, ठीक है, जिसकी यहाँ पर बात की गई है। और उसके बाद में नंबर 4 वाला जो होता है उसको बोला जाता है आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल में सभी अलग अलग, जैसे द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता वगैरह, छायावाद, सब इसमें आधुनिक काल में आ जाता है। यहाँ पर हमसे पूछा है रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। देखिएगा आप लोगों को याद रखना है 3 भागों में बांटा गया है। इसका सही उत्तर है 3 भागों में, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त आता है। रीतिकाल को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस का काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो रीतिकाल है ना, इसमें प्रमुख जो कवि हैं रीतिकाल में, एक तो बिहारी हैं, ठीक है, और बिहारी जी की रचना है बिहारी सतसई, ठीक है, याद रखना बिहारी सतसई, जिसमें 719 प्लस दोहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। रीतिकाल के अलावा केशवदास, जिनकी रामचंद्रिका प्रमुख रचना है दोस्तों, ये भी रीतिकाल के ही कवि हैं। घनानंद भी रीतिकाल के कवि हैं। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखने हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 3 भागों में बांटा है रीतिकाल को, किसकी दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से। अब काव्य क्या है ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ दोस्तों। काव्य जो है इसका मतलब सीधी सी बात मैं आपको आचार्य विश्वनाथ के अनुसार बताता हूँ। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, मतलब रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। अर्थात जिसमें आनंद की अनुभूति होती है ना, उसको रस कहते हैं, और जिसमें रस समाहित हो उसको हम काव्य कहते हैं। तो काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है, ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये देखिएगा, सूर के पदों में तेल की गागरी किसे कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर उद्धव जी को तेल की गागरी कहा गया है, ठीक है।
और ये ऐसी तेल की गागरी है जो श्री कृष्ण के पास तो रहते हैं वो, लेकिन उनके प्रेम बंधन से बिल्कुल भी अछूते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ याद रखना है। गोपियाँ कह रही है, किस में कह रही है? भ्रमर गीत में कह रही है। किससे कह रही है? उद्धव से कह रही है। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो भ्रमर गीत है ये कहाँ पर दिया जाता है? तो सूर सागर में वर्णित है। सूर सागर से हमारा जो पद है, पाठ एक पद, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। और सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में होता है रुणकतया रेणुका क्षेत्र में, और मृत्यु 1583 में होती है। सूरदास जी के जो गुरु जी है दोस्तों, उनका नाम आप लोगों को याद रखना है। उनका नाम वल्लभाचार्य है। ठीक है, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, ऐसे आपको याद रखना है। जब सूरदास यहाँ पर पद लिखते हैं, उसमें जो गोपियाँ हैं वो कह रही है उद्धव को तेल की गागरी। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर, किसके आधार पर? मात्राओं को। अब देखो, मात्रा जो है ना दोस्तों, इसमें याद रखिएगा बड़ा आ से प्रारंभ होती है। ठीक, तो चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। दोहा जो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अब जितने भी शब्द हमारे सामने लिखे हैं, जैसे मान लो छोटा आ लिखा रहता है ना, उसको भी एक मात्रा में यहाँ पर गिन लेते हैं। ठीक, याद रखना। तो चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्रा होती है, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्रा होती है। इसका मतलब दूसरी चौथी पंक्ति समान है, पहली तीसरी पंक्ति समान है। मतलब सारी सारी समान नहीं है, आधी समान है। अब आधी मात्रा समान है, इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद बोला जाता है। इसमें 24 मात्राएं होती कुल मिलाकर, ये भी आप याद रखिएगा सभी बच्चे। और अर्ध सममात्रिक, मात्रिक का मतलब जिसकी गिनती मात्राओं के आधार पर होती है उसे मात्रिक छंद बोला जाता है। तो दोहा कैसा छंद है? तो आप लोगों को याद रखना, मात्रिक छंद है, और वो भी अर्ध सममात्रिक है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक, ये ऑप्शन नंबर यहाँ दे रखा है, अर्धमात्रिक के आगे दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा। अर्ध सम है मतलब आधी समान मात्राएं हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस पर तो मैंने गलती से टिक लगा दिया होगा। अर्ध सम मात्रिक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, पहली और तीसरी पंक्ति में कितनी मात्रा होगी? तो आप याद रखना 13-13 मात्रा। दूसरी और चौथी पंक्ति में दोस्तों 11-11 मात्रा होगी। उदाहरण भी हम बता सकते हैं, कबीर के दोहे बता सकते हो, वृंद के बता सकते हो, रहीम के बता सकते हो। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, इस प्रकार के आप बता सकते हो। और चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ये भी दोहे का उदाहरण है। ठीक, 24 मात्राओं का अर्ध सममात्रिक छंद याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? जब हम नेताजी का चश्मा पढ़ते हैं तो इसमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं। इसका मतलब देशभक्ति की भावना हमें करेक्ट आंसर के रूप में याद रखना रहेगा। ठीक है, तो इसमें देशभक्ति की भावना सही उत्तर हमारा हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर, वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे, ये रीति है, नियम है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, अगर यहाँ समय का बोध होता तो कालवाचक क्रिया विशेषण होता, स्थान विशेष का बोध होता तो वो स्थान वाचक होता, अगर मान लो माप तोल का होता तो परिमाण वाचक होता। लेकिन यहाँ पर नियम लगा रखा है धीरे धीरे, इसका मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। क्या बना देते थे? चबूतरे का जो एक कोना है उसको दोस्तों वो नाटक घर बना देते थे और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के नाटक करते रहते थे। इसके बाद में आता है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन। इसके सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। परशुराम अपना गुरु भगवान किसको मानते थे? तो परशुराम अपना गुरु भगवान शिव को मानते थे। आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? अगर भारी चेष्टाएं हैं तो उनको अनुभाव बोला जाएगा। विस्तृत कलेवर, विस्तृत मतलब विस्तार पूर्वक लिखा गया, तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर आप आंसर के तौर पर महाकाव्य लिखेंगे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कौन से मास तक चलती थी? दोस्तों फागुन मास तक चलती थी, कार्तिक से प्रारंभ होकर। किस वाक्य से क्रिया के करने की या होने की सामान्य सूचना मिलती है? सामान्य सूचना मिलती है दोस्तों विधानवाचक वाक्य से। विधानवाचक, ठीक है, विधानवाचक जो वाक्य है इससे सामान्य सूचना मिलती है।
कार्य के होने की। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है कटाव में बर्फ़ से ढके पहाड़ किसकी तरह चमक रहे थे। दोस्तों ये चमक रहे थे चांदी की तरह। अब हम जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी पर भी आप सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान देंगे। सारी जोड़ी आप लोग कंप्लीट करेंगे, याद भी आपको होना चाहिए। उत्साह कविता। उत्साह जो कविता है दोस्तों, यहाँ पर ये एक आह्वान गीत है, ठीक है। मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसमें दोस्तों मानवीकरण अलंकार होता है। रिपोर्टाज की भाषा, इसमें फ्रेंच आप लिख देंगे। सफ़ेद पोश में दोस्तों भद्र व्यक्ति लिखेंगे, ठीक है। और जो कम बोलता हो वो मितभाषी होगा। और अज्ञेय, ये तार सप्तक के कवि हैं दोस्तों अज्ञेय। अज्ञेय ने बिल्कुल याद रखना, हिरोशिमा नामक जो कविता है, हिरोशिमा जो कविता है वो रेलगाड़ी में बैठे बैठे अज्ञेय जी ने लिखी थी। इसके बाद में हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, आ चुका है हमारी स्क्रीन के सामने। बिल्कुल आप कंप्लीट इसको करेंगे। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है, तो ये हमें ले जाती है ग्रामीण संस्कृति की ओर। ग्रामीण संस्कृति की ओर ले जाती है, लोक जीवन की ओर ले जाती है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। और पर्यावरण के नज़दीक भी ले जाती है। विभाव के दो भेदों के नाम बताइए। विभाव के भेदों के नाम दो है, एक तो आलंबन और दूसरा दोस्तों हो जाएगा उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, ठीक। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है। जो काशी है आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है। ये मैंने आपको यहाँ पर लिखकर जो बता रखा है, आपको याद रखना है। आनंद कानन नाम से काशी प्रसिद्ध है। काशी किसकी नगरी है, काशी शिव जी की नगरी है। अगला समझिएगा, किस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। दोस्तों प्रधान भी है तो वो अव्ययी भाव समास आप सभी बच्चों को यहाँ पर याद रखना रहेगा। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है, स्वावलंबी होना, ठीक है, स्वावलंबी होना। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे, तो गोरस भात खिलाते थे। भात मतलब होता है दोस्तों चावल, गोरस भात आप लोगों को इसमें आंसर याद रखना है, ठीक। और अब यहाँ पर सत्य असत्य वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा आप सभी बच्चे। मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल सत्य बताना है। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये मात्रिक छंद है। इसका मतलब इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा, ठीक है, इसमें असत्य है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं, ये असत्य है क्योंकि सफ़ेद जो पताकाएं होती है जिसको श्वेत पताका के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत पताका, ये होती है शांति का प्रतीक, ठीक है। और किसी शुभ काम में रंगीन पताकाएं लगाई जाती है, ये अहिंसा का प्रतीक नहीं होती। अहिंसा का प्रतीक तो सफ़ेद पताकाएं होती है, सफ़ेद झंडे। अगला देखिएगा, पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है। यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बिल्कुल पढ़कर पहचानता है, लिखकर पहचानता है, तो यहाँ पर इसका आपका सत्य के रूप में आंसर हो जाएगा। और यहाँ और जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को सभी, ये सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में रहेंगे आपकी एनुअल एग्ज़ाम में। आपको ये PDF चाहिए तो आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे इस PDF को, ये PDF आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। और एक बात मैं आप सभी बच्चों को वापस पुनः एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपकी 2025-26 की जो एग्ज़ाम है दोस्तों, मतलब कि 26 में होगी वो तो, लेकिन यहाँ से गिना जाता है इस 2025 से ही। तो यहाँ पर आप लोगों को मेंस एजुकेशन ऐप हमारा है, ठीक है। इस ऐप पर जाइए, जाकर हिंदी का जो कोर्स है उसको जल्दी से जल्दी परचेस कर लीजिएगा त्रैमासिक परीक्षा से पहले ही, ताकि वार्षिक परीक्षा जो है आप लोगों की वहाँ तक आप क्या कर सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें, बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को नंबर मिल सके। कोर्स यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दे रखा है मैंने, उसके माध्यम से आप परचेस कर सकते हैं। आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल आपको हमारे इस
ऐप पर मिल जाएंगे। और यूट्यूब चैनल पर तो जुड़े ही रहिए, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहेंगे तो यहाँ पर भी मैं बहुत ही बेस्ट चीज़ें आप लोगों के लिए देता हूँ, ताकि आपकी एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर भी करवाता हूँ, लेकिन ऐप पर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकते हो सारे। जैसे मान लो आपने हिंदी का कोर्स खरीदा तो हिंदी वहाँ पर मिलेगी आपको, संस्कृत का खरीदा संस्कृत मिल जाएगी, और अगर आपने वहाँ पर मेंबरशिप परचेस करी तो आपको सारे कोर्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों जो मेंबरशिप है उसमें भी आपको मैं बता देता हूँ, 499 की मेंबरशिप आप लोगों की है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। और वैसे अगर आप खरीदोगे तो एक जो सब्जेक्ट है उसकी प्राइस अलग है, फिर दूसरे की अलग है, फिर तीसरे की अलग है, वो सब्जेक्ट वाइज है। तो मेंस एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसकी लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में सबसे ऊपर दे रखी है। और आप सभी बच्चों के लिए एक और जानकारी, अगर @ लगाकर आप मेंस एजुकेशन, स्पेस नहीं देना है, मेंस एजुकेशन अगर आप सर्च करते हैं कहाँ पर, गूगल क्रोम पर, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी हमारी मिल जाएगी। आप हमसे इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ही दे रखी है। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को जानकारी मिल ही जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी को अच्छे से पढ़ाई करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।